नमस्कार। भारतीय संस्कृति और परंपरा में हिंदी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुतः इन क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों ने हिंदी साहित्य को और समृद्ध किया है, जिसका जीवंत उदाहरण है साहित्य अकादमी, जो हर वर्ष 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करती है। साहित्य अकादमी के 62 वर्ष पूरे होने पर 15 से 20 फरवरी तक दिल्ली में साहित्योत्सव मनाया गया, जिसमें अकादमी प्रदर्शनी, साहित्य अकादमी पुरस्कार अर्पण, युवा सम्मेलन, युवा लेखक सम्मेलन, मीडिया संवाद और युवा एवं बाल साहित्य पर चर्चा शामिल थे। सबसे बड़ी बात ये कि इस वर्ष समारोह का मूल थीम था आदिवासी भाषाएं और पूर्वोत्तरी साहित्य, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उसी समारोह में। भारत के सभी प्रदेशों और क्षेत्रों की भाषा, बोलियों और साहित्य के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी साहित्य अकादमी की है और वह अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहा है। साहित्य सृजन यानी मानव मन की कोमल संवेदनाओं को जीवित और जीवंत रखकर एक रचनात्मक दिशा देते हुए मानव सभ्यता के अविरल प्रवाह से जोड़ने का एक अविराम अनुष्ठान। पुरस्कार और सम्मान सृजन की इस अनवरत प्रक्रिया को रेखांकित करने के माध्यम हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी साहित्य और साहित्य सर्जकों को सम्मानित करने का अनुष्ठान साहित्य अकादमी में संपन्न हुआ। असमिया भाषा के लिए पुरस्कृत किए गए कुल सेकिया पुरस्कृत कृति थी उनकी 13 कहानियों का संग्रह आकाशर, छवि और अन्यान्य गल्प। आपकी कहानियों का विषय सीधे वर्तमान समाज से जुड़ता है, यानी आम लोगों की आशा और आकांक्षाओं से सरोकार रखने वाली कहानियां। बंगला भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक सरकार को। पुरस्कृत कृति थी उनकी कविताओं का संग्रह शोनो जवा फूल। सरल सहज भाषा में लिखी गई ये कविताएं मनुष्य के गहन आंतरिक आनंद की कविताएं हैं। किसी कारणवश कवि स्वयं पुरस्कार ग्रहण करने नहीं आ सके। बोडो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ब्रजेंद्र कुमार ब्रह्म को उनके कविता संग्रह बायदी देखों बायदी गाब के लिए। बोडो में प्रति कविता के पुरोधा माने जाने वाले ब्रजेंद्र जी की ये कविताएं गद्य शैली की तकनीकों का प्रयोग करते हुए लिखी गई हैं। डोगरी के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ध्यान सिंह जी को मिला उनके कविता संग्रह परछामे दी लो के लिए। कविता के अलावा नाटक, निबंध और अनुवाद जैसी विधाओं में समान महारत रखने वाले ध्यान सिंह ने एक लोक कथाकार के रूप में डोगरा संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान किया है। अंग्रेजी भाषा में पुरस्कृत किए गए साइरस मिस्त्री अपने उपन्यास क्रॉनिकल ऑफ ए कॉर्प्स बेयरर के लिए। उनका ये उपन्यास अंग्रेजी में पारसी लेखन की समृद्ध परंपरा को एक महत्वपूर्ण योगदान माना गया। गुजराती के लिए साहित्य अकादमी सम्मान मिला विख्यात लेखक और निबंधकार रसिक शाह को। उनकी ओर से पुरस्कार ग्रहण किया उनकी पुत्री रूपा कपाड़िया ने। पुरस्कृत कृति थी उनके निबंधों का संग्रह अंते आरंभ। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से अलंकृत किए गए वरिष्ठ कवि, कथाकार, निबंधकार और आलोचक रामदर्शन मिश्र जी। पुरस्कृत कृति थी उनका कविता संग्रह आग की हंसी। इस संग्रह की कविताएं विषय वस्तु की विविधता के साथ साथ
शिल्पगत विशेषता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। श्री के.वी. तिरुमलेश कन्नड़ भाषा के लिए पुरस्कृत किए गए। पुरस्कृत कृति थी उनका कविता संग्रह अक्षय काव्य। जीवन के ताने बाने की गहरी समझ को प्रतिबिंबित करने वाली ये कविताएं वर्तमान समय की दुरूह परिस्थितियों का भी दर्पण हैं। कश्मीरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए बशीर भद्रवाही अपने आलोचना कृति जमिस्त कशीरी मंज कशीर नातिया अदबुक तवारिख के लिए। पुरस्कृत कृति में कश्मीरी साहित्य की अत्यंत महान एवं प्राचीन शैली नात की विस्तृत विवेचना की गई है। कोंकणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उदय भेम्ब्रे को। पुरस्कृत कृति थी उनका कोंकणी नाटक कर्ण पर्व। उदय भेम्ब्रे अपने जीवन के शुरुआती दिनों में थिएटर से जुड़े रहे और ये प्रभाव उनकी रचनाओं में साफ नजर आता है। पुरस्कृत कृति महाभारत के प्रसंग पर आधारित है। मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जाने माने लेखक मनमोहन झा को उनके कहानी संग्रह खिस्सा पर। संग्रह की कहानियां वर्तमान मिथिला समाज की मूल प्रवृत्ति और स्वभाव को दर्शाती हैं। मलयालम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला के.आर. मीरा को उनकी औपन्यासिक कृति आराचार के लिए। उपन्यास एक जटिल विषय पर आधारित है, विभाजन से पहले और बाद के भारतीय समाज में हिंसा तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर। मणिपुरी भाषा में क्षेत्रीय राजेन को यह सम्मान मिला। पुरस्कृत कृति थी कविता संग्रह अहिन्ना येक सिलिब्बामा। संग्रह की कविताएं जीवन और मौजूदा सामाजिक तानेबाने से जुड़े असंतोष और असंगति को प्रतिबिंबित करती हैं। श्री अरुण खोपकर को मराठी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कृत कृति थी उनका संस्मरण संग्रह चलत चित्रव्यूह। नेपाली के लिए सम्मान मिला गुप्त प्रधान को। सम्मानित कृति थी कहानी संग्रह समय का प्रतिबिंबहरू। संग्रह की कहानियां विभिन्न विषयों को समेटती हैं, कहीं राजनीतिक व्यंग्य है तो कहीं ग्रामीण यथार्थ और कहीं मानव मन की गूढ़ जटिलताओं का चित्रण। ओडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कहानी संग्रह महिषासुरर मोह के लिए विभूति पटनायक को। कथा संप्रेषण के लिए पारंपरिक आख्यान शैली अपनाई गई है। अधिकांश कहानियों में आधुनिक जीवन की संवेदनाएं, विडंबना और विद्रोह का चित्रण हुआ है। पंजाबी भाषा के लिए पुरस्कृत किए गए प्रख्यात कथाकार और आलोचक जसविंदर सिंह। पुरस्कृत कृति थी उनका उपन्यास मातलोक। उपन्यास में 80 के दशक के अंत में पंजाब में हुई उथल पुथल को कथानक बनाया गया है। घटनाओं का चित्रण यथार्थ के बेहद निकट प्रतीत होता है। ये कृति पंजाबी में भारतीय कथा साहित्य को एक उत्कृष्ट योगदान मानी गई। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मधु आचार्य आशावादी को उनके उपन्यास गवाड़ के लिए। ये उपन्यास विलक्षण प्रयोग के कारण राजस्थानी उपन्यास लेखन में एक नवीन सूत्रपात और ताजगी का झोंका प्रतीत होता है। ये कृति राजस्थानी में भारतीय कथा साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान मानी गई। संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किए गए रामशंकर अवस्थी। पुरस्कृत कृति थी उनका संस्कृत महाकाव्य वनदेवी। उपन्यास रामायण की सीता के जीवन और चरित्र से सरोकार रखता है। कवि ने युगों पुराने विषय पर नवीन परिदृश्य में दोबारा विचार किया है और उसे एक नया अर्थ प्रदान किया है। संथाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए रबिलाल टुडू। संथाली के इस जाने माने नाटककार की पुरस्कृत कृति थी उनका नाटक पारसी खातिर। यह नाटक संथाली भाषा और साहित्य समाज के उत्थान की एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। माया राही को सिंधी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया उनके कहानी संग्रह महंगी मुरक के लिए। अधिकांश कहानियों में पुरानी परंपराओं के खिलाफ नई धारणाओं को ग्रहण करने का एक सहज आग्रह नजर आता है। कहानियों की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट है। श्री आ माधवन को तमिल भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। पुरस्कृत कृति थी उनका निबंध संग्रह इलिक्य चुवुड्डुकल। संकलित निबंध तमिल, मलयालम, कन्नड़ तथा अंग्रेजी भाषा के विशिष्ट लेखकों का मूल्यांकन करता है और पिछले 50 वर्ष में लिखे गए साहित्य की पड़ताल करता है। तेलुगु के लिए पुरस्कृत की गई वोल्गा। पुरस्कृत कृति थी लेखिका का कहानी संग्रह विमुक्त।
संग्रह की कहानियों में वर्तमान समय के पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की पीड़ा और व्यथा को अभिव्यक्ति मिली है। उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए शमीम तारिक। पुरस्कार उनकी समालोचना कृति तसव्वुफ और भक्ति, तनकीदी और तकाबुली मुतालिया के लिए मिला। पत्रिका और दूरदर्शन परिवार की ओर से इन सभी सम्मानित विभूतियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर कई विद्वानों ने अपनी राय प्रकट की। आइए सुनते हैं। सम्मान एक पूज्य भाव है। समाज ने आपको आपकी रचनाओं के आधार पर जो स्वीकृति दी है, उस स्वीकृति जैसे पूज्य भाव का प्रतीक है चेक और कुछ फ्लैग और कुछ और, ये सब चीज़ें केवल प्रतीक हैं। लेकिन जो हमारा पूज्य भाव है आपके प्रति, जिसको हम सम्मान कहते हैं, वो केवल आपके लिए है, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। उसे आप अपने बच्चों को भी अर्पित नहीं कर सकते, अपने उत्तराधिकारी को भी नहीं दे सकते। इस सम्मान के आप अधिकारी हैं। भाषा जोड़ती भी है, भाषा तोड़ती भी है। और हम हमेशा से समझते आए हैं, हमारे ग्रंथों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सूफियों ने, संतों ने, सब बड़े बड़ों ने यही समझाया है कि शब्द ब्रह्म, और इसमें कोई शक भी नहीं कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा, जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आंख भर देखा। तो ब्रह्म तो हर जगह है। साहित्य के संपर्क में आने के लिए केवल पुस्तकों का ही संपर्क काफ़ी नहीं होता है, बल्कि अगर पुस्तक के माध्यम से पुस्तक लिखने वालों से संपर्क भी हो सके तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा और स्मरणीय बन जाता है। साहित्योत्सव वसंत में होता है। ये साहित्य अकादमी की स्थापना भी उस वसंत का ही एक प्रतीक है और साहित्य भी वसंत का ही प्रतीक है। संसार के भी समस्त लेखक और भारतवर्ष के तो समस्त लेखक, भारतवर्ष की समस्त लेखिकाओं की रचनाओं का यहाँ जो अद्भुत संगम है, ऐसा लगता है जैसे समस्त तीर्थ इन पुस्तकों के माध्यम से दिल्ली में उतर आए हैं। साहित्य अकादमी अपने उत्कर्ष की ओर है और निरंतर पुस्तकों के प्रकाशन के माध्यम से, संवाद आयोजन के माध्यम से और तरह तरह की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साहित्य के निरंतर उन्नयन के लिए तत्पर है। इससे और भी खुशी होती है। साहित्य के उन्नयन के लिए इसका गठन बहुत अरसे पहले किया गया था और इसका उद्देश्य यही था कि देश की जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका सम्यक विकास हो। निश्चित ही पिछले 62 वर्षों में साहित्य अकादमी की जो भी उपलब्धियां हैं वो प्रशंसनीय हैं। पिछले दिनों वहां के कार्य और आगामी योजनाओं पर अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव से हमने एक विशेष बातचीत रिकॉर्ड की। आइए देखते हैं उसी बातचीत के मुख्य अंश। राव साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये जो 15 से 20 तक साहित्य अकादमी का उत्सव मनाया गया, साहित्योत्सव, वो बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही सफल रहा। तो इस सफल आयोजन के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और हमारे देखने वाले ये जानना चाहेंगे कि हर बार की तरह आप कुछ एक नए तरह के थीम को लेकर चलते हैं, नई तरह की योजना बनाकर चलते हैं, और ये एक ऐसी संस्था है जो कि हमारी सभी भाषाओं को जोड़कर एक इंद्रधनुष जैसा बना देती है। तो इस बार जो ये उत्सव मनाया गया उसका क्या थीम था, क्या विशेषताएं थी,
मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को आप कुछ बताएं। बिल्कुल, हर साल की तरह साहित्योत्सव 6 दिन का जो मनाया जाता है फरवरी महीना में, उसी तरह जो थीम की जो बात कर रहे हैं आप, इस साल जो है हम लोग ट्राइबल लैंग्वेजेस जो नहीं आदि भाषाओं का, और उसके साथ साथ तो पूर्वोत्तरी मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों का जो भाषाएं हैं बहुत सारे, जब हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो उत्तर पूर्वी भाषा है कम से कम 400 से अधिक भाषाएं हैं, उन चीज़ों को उधर बहुत समृद्धि साहित्य है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये दोनों चीज़ को एक स्पेशल अटेंशन देते हुए ये थीम को उस पे बेस बना दिया इस साल का। तो ये तो आप मतलब एक तरह से आपने बिल्कुल जो दूर दराज के जो इलाके हैं और जो बिल्कुल इंटीरियर्स में हैं जहाँ जो भाषा बोली जाती है, वहाँ की जो ज़िंदगी है, उसको आपने यहाँ एक मेट्रोपॉलिटन देश के बिल्कुल केंद्र में स्थापित कर दिया और सबको उससे जोड़ दिया। भाषा का दरअसल देखा जाए तो असली मकसद भी यही है, लेकिन इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो थी वो अलिखित भाषाओं को लेकर थी। बिल्कुल, तो मैं चाहूँगी कि उसके बारे में भी कुछ आप बात करें। देखिए, हमारी भारत में बहुत सारे भाषाएं जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है, बहुत सारे मतलब आजकल जो कहा जाता है कि डाइंग लैंग्वेजेस, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, इस तरह से, इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमने पिछले साल से हमारे साहित्योत्सव में एक हिस्सा बनाया अनरिटन लैंग्वेजेस के ऊपर भी, यानी अलिखित भाषाओं के ऊपर एक दिन का संगोष्ठी भी रखा। उसमें इन लोग जो भाषा की जो विज्ञान जो लिंग्विस्ट लोग हैं उसके बारे में किस तरह से उनको प्रिजर्व रखना चाहिए, किस तरह से हमको साहित्य अकादमी की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इनके ऊपर भी एक चर्चा हुई और उन लोगों के गाइडेंस के ऊपर हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे। और अब आप जान के खुशी होगी कि हमारे एक नॉर्थ ईस्ट में एक सेंटर तो है ही है, निकोल करके, नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर फॉर वर्ल्ड लिटरेचर की, उसके साथ साथ ये 2015 में हमने दिल्ली में भी एक सेंटर खोला है। इसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि जो चीज़ें खो रही हैं, जो शब्द हमारे जीवन से निकलते चले जा रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको बचा करके रखना और उनको धीरे धीरे साहित्य में लाना, या फिर वो गीत जो हम बचपन से लोरियों के रूप में सुनते आए उनको बचा लेना, ये साहित्य अकादमी का ये जो अलिखित भाषाओं वाली बात है, ये मुझे बहुत ही आकर्षित करती है और हमारी तरह कई दर्शक थे वहाँ जो इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके साथ साथ राव साहब, मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा आकर्षण जो था वो था, या हर बार जो होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों का। बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं कि आपकी प्रक्रिया क्या होती है इनको चुनने की। साहित्य अकादमी के एक पुरस्कार के एक महत्व है देश में, आज भी उसका जो महत्व उसी तरह है, बाकी पुरस्कारों का भी होती होगी, लेकिन साहित्य अकादमी का पुरस्कार की एक अलग ही एक महत्व है हर भाषा में, और उसके सम्मान भी उसी तरह है। इसकी प्रक्रिया जो बोल रहा है बहुत ही पारदर्शी तरह के होती है, बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में, और इसका 4 टायर प्रोसेस में हमारी ये पुरस्कार की मतलब फाइनल करते थे 4 चरण की। उसमें पहला 2 एक्सपर्ट से ग्राउंड लिस्ट बनाई जाती है, और ग्राउंड लिस्ट बनने के बाद हमारे हर भाषा की एक 10 सलाहकार समिति में मेंबर्स होते हैं, जिनको हम लोग लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स भी कहा जाता है, उनको भेजा जाएगा और उन लोग उसके अंदर से शॉर्टलिस्ट करके 2-2 बुक की रिकमेंड करेंगे। जो 10 मेंबर की जो रिकमेंडेशंस आया, उनके बाद एक कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय में, और एक 10 एक्सपर्ट्स को, मतलब जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स को भी किसी को पता नहीं होता है कि वो लोग 10 कौन है, हाँ, उन लोगों को एक गोपनीय में भेजा जाएगा। ये हमारी एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन से, इसमें से आप देखिए, या अपना तरफ से भी और कोई छूट रहा है तो जोड़ के 2-2 किताब को रिकमेंड करिए, और जो हमारी प्रिलिमिनरी पैनल जो रिकमेंड करेगी वो फाइनल जूरी में जाती है, और जूरी में फिर 3 आदमी की एक कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी की, और उसमें वो 3 आदमी के जो है कभी कभी सर्वसम्मति से हो जाती है, जिसको यूनानिमस डिसीजन, कोई 2 मेंबर ही बोल के एक अलग होता है तो मेजॉरिटी के हिसाब से होती है। कभी कभी ऐसा भी इंसिडेंट है कि तीनों अलग अलग किताबों की डिसीजन लेंगे तो उस साल उस भाषा को अवार्ड भी नहीं मिलती है। ऐसा भी बहुत बार हो चुकी है, जैसा कि अंग्रेजी में कम से कम 3-4 बार हो चुकी है इस तरह का। बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में ये प्रोसेस है। ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार एक 24 भाषाओं में, और मतलब पूरे साल भर की प्रक्रिया है। इस तरह का साहित्य अकादमी 4 पुरस्कार देती है, एक युवा पुरस्कार भी है और बाल साहित्य पुरस्कार भी है, अनुवाद पुरस्कार है। ये चारों पुरस्कारों में कम से कम देश की 2400 लेखक इसमें ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो 4 टायर प्रोसेस जिसको कहा जा रहा है, मतलब एक पुरस्कार के लिए 600 राइटर्स या स्कॉलर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं अपना डिसीजन मेकिंग में।
क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि जितनी हिंदी की प्रविष्टियां हैं, जितनी हिंदी की एंट्रीज हैं, हिंदी, उर्दू या अंग्रेज़ी, बिल्कुल उस तरह से दूसरी अन्य भारतीय भाषाओं में भी उतनी ही तादाद में एंट्रीज आती हैं? बिल्कुल, आपको ताजुब होगा, मतलब जिसको हम लोग छोटी भाषाएं करके बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि साहित्य अकादमी के लिए सभी भाषाएं एक मतलब एक फैमिली में 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे एक ही की तरह, इसी तरह उनको हम लोग देखा जाता है 24 भाषाओं को। जैसे कि छोटी भाषाएं मतलब संताली है, बोडो है, डोगरी है, इन भाषाओं में भी बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रही है, उस तरह का एंट्रीज भी आ रही है और फाइनल्स में उतना किताब जा रही है, जिस तरह से अंग्रेजी और हिंदी या उर्दू जो आपने कहा वो मतलब मेजर लैंग्वेजेस की तरह उसमें भी हो रहा है। भाषाओं के विकास के लिए जो आपके कुछ प्रकाशन भी हैं, कुछ और भी योजनाएं, उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। देखिए, हम लोग ये साहित्य अकादमी पुरस्कार देने के बाद वो पुरस्कार जो जिनको दिया जाता है उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका कॉपीराइट हमें दे, ताकि उस पुरस्कृत कृति को हम लोग बाकी 23 भाषा में उनको अनुवाद करें, ताकि एक मलयालम किताब में जो एक नॉवेल है तो उनके अंदर लिखा हुआ संस्कृति, वो जो केरला की कल्चर, वो मणिपुर तक पहुंचे, ताकि उसका थ्रू ये जो हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन बने, उसी तरह के एक मणिपुरी में जो लिखा गया साहित्य जो है एक कश्मीरी में पता चले, कश्मीरी साहित्यकारों को, साहित्य के कश्मीरी भाषा के जो लोगों को पता चले, इसलिए हम लोग उनको 23 भाषा में अनुवाद करने के लिए कोशिश करते हैं। और उसके साथ अलावा और भी जो भारतीय साहित्य निर्माताओं के ऊपर एक मोनोग्राफ्स भी हमारे एक पॉपुलर स्कीम है। इसके अलावा एक बहुत सारे संचयन भी हम लोग छपवाते हैं, जैसे प्रेमचंद्र रचन संचयना, महादेव वर्मा रचन संचयना, इस तरह का। और इसका अलावा एक जो हम लोग संगोष्ठियाँ करते हैं देश भर में, उन संगोष्ठियों को जो पर्चा है उसको भी बड़ा एक वॉल्यूम की तरह लाते हैं, ताकि एक फ्यूचर में जो हमारी जो यूथ है, जो स्कॉलर्स है, उनको रिसर्च में बहुत काम आए, उसको रेफर कर सकते हैं। आपको देखिए मतलब सुन के ये होगा कि पिछले साल हम लोग 2015 में हम लोग ने 460 बुक्स छापा है। यानी आप एवरेज निकाला तो हर 20 घंटा में एक किताब हम लोग ने छापा है। एक तो मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि जो आप एक कृति जो पुरस्कृत होती है वो लगभग हर भाषा के पाठक के पास पहुंच सकती है, उसकी अपनी भाषा में, कोशिश ताकि हम ये समझ सकें कि अगर हम साहित्य से समाज को जोड़ते हैं या समाज से साहित्य की तरफ मुड़ते हैं तो जो परिवर्तन आ रहा है और जिस तरह का जीवन जिया जा रहा है वो हर एक कोने से दूसरे छोर तक उसका संवाद बन सके। और संवाद के क्रम में मुझे एक और बात ख्याल में आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका जब सम्मान हो रहा था, सम्मान समारोह हो रहा था, उससे पहले आपने जो हमारे पुरस्कृत लेखक थे उनसे सीधे बातचीत का भी जो कार्यक्रम रखा, वो भी बहुत ही अच्छी बात रही। और आपकी जो ये सारी योजना थी इसके लिए आपको काफ़ी कुछ मेहनत भी करनी पड़ी होगी, उन्हें रोकने ठहरने की व्यवस्थाएं भी होंगी। देखिए, इस साल जो हमारी जो ये 6 दिन की साहित्योत्सव में हमने लगभग 180 युवा और वरिष्ठ लेखकों को हमने इन्वॉल्व किया। और जो आप जो कह रहे हैं कि एक संवाद की, हम ये चाह रहा है कि पहला ये होता था साहित्य अकादमी के पुरस्कार लेने के लिए इतना लेखक आते थे, पुरस्कार लिया और दूसरा दिन राइटर्स मीट करके एक उसमें अपना 10 मिनट में हमारे उनके जो जर्नी ऑफ राइटिंग के बारे में, अपने लेखन के बारे में, उसके बारे में बताते ख़त्म कर देते। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो जितना ये लोग लेखक 50-50 साल 5-5 दशक से लिख रहे हैं, 20-20 किताब, 50-50 किताब, क्या ये 5-10 मिनट में कैसा वो ये होंगे? इसलिए हमने उनको एक्सक्लूसिवली कम से कम 1 घंटा एक मुखामुखी आमने सामने करके एक नया आमने सामने करके एक शुरू किया, उस ताकि उनकी लेखन के बारे में, उनके जीवनी के बारे में हमारे जो साहित्य प्रेमियों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। इसी उद्देश्य से हमने वो आमने सामने का एक प्रोग्राम शुरू किया। उसी का पिछले दिनों एक क्रम के तौर पर जैसे आपने बहुत ही हमारे जो परिचित साहित्यकार हैं अलग अलग भाषाओं के, उनके ऊपर फिल्में बनाने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। बिल्कुल। देखिए, साहित्यकार बहुत ही मतलब एक सेंसिटिव होता है। उन लोग लेखन करते हैं कहीं दूर दराज गांव में रह के भी, लेकिन उन लोगों का जो वॉइस है, मतलब उन लोग जो जिस तरह से पढ़ाए जाते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा कहीं रिकॉर्ड में होती नहीं। उसी उद्देश्य से साहित्य अकादमी एक आर्काइव्स ऑफ इंडियन लिटरेचर करके एक शुरू किया है जी। और उसके तहत में हमने कम से कम 115 लेखकों की अब तक पिछले कई दिनों में अब तक 115 लेखकों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री 30 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बनवाए हैं।
और बहुत सारे इम्पोर्टेंट राइटर्स जो है बाहर, जैसे निर्मल वर्मा जी के ऊपर हो गया, मनोज दास जी के ऊपर हो गया, गोपीचंद नारंग के ऊपर, अनंत मूर्ति के ऊपर, बहुत सारे वी.के. गोकक के ऊपर, इन लेखकों का सीताकांत महापात्र के ऊपर, खुशवंत सिंह के ऊपर, इस तरह बहुत सारे लेखकों का हम लोगों ने बनाए। उनको समय समय पे हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों में उनको प्रदर्शन भी करते रहते हैं। और उसके साथ साथ ये भी मैं एक मौका है आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने दूरदर्शन के साथ भी हमारे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, MOU किया है। उसके तहत में हमारे जितना भी डॉक्यूमेंट्रीज है दूरदर्शन पे समय समय पे उसको टेलीकास्ट करते रहती है। और ये सिलसिला भी हम उसको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए कम से कम साल में 10-12 डॉक्यूमेंट्रीज तो बनाने, पहला तो 4-5 इस तरह से होता था, अब उसको थोड़ा सा तेज़ी से ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, और ताकि लोगों को ये लेखक जिन लेखक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसके तहत मिल जाएगा उनको। तो वैसे मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़ों में तो जो आपकी पत्रिका निकलती है, हाँ जी, वह भी लगातार इस क्रम को चला के रखती है। देखिए हमारी हिंदी में तो समकालीन भारतीय साहित्य करके है, द्वैमासिक है, हर 2 महीने में आती है। उसी तरह अंग्रेजी में इंडियन लिटरेचर करके कहा जाता है। उसके साथ साथ संस्कृत में भी है हमारी वो संस्कृत प्रतिभा, वो है त्रैमासिक है, क्वार्टरली है। पहला 6 महीने में आती थी, उनको हम लोगों ने अभी फिलहाल 3-3 महीने का कर दिया, ताकि उनका भी उतना ही डिमांड हो रही है। इसमें मूल लेखन भी है, उसके साथ साथ भारतीय भाषाओं से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी है, कविता भी है, कहानी भी है, इंटरव्यूज़ भी है, शॉर्ट प्लेस भी है, छोटे छोटे नॉवेल्स भी है। उसके साथ साथ एक सेक्शन ये भी है कि अच्छे अच्छे किताबों की रिव्यूज़ भी है। लेकिन हम लोग हमारी किताबों की रिव्यूज़ नहीं छापते हैं, बाहर जो अच्छे अच्छे किताब होंगे जो बाहर छपा जाता है, उन्हें बाहर से मतलब दूसरी पब्लिशर्स की। अच्छा, मतलब साहित्य अकादमी के प्रकाशन से इतर जो क्योंकि हमारी प्रकाशन को हम लोग करना ठीक नहीं है, इसी उद्देश्य से हम, जैसे कोई वाणी प्रकाशन का हो गया, पेंगुइन का हो गया, हार्पर का हो गया, या कोई दूसरे अन्य प्रकाशकों की अच्छे अच्छे किताब जो है उनकी जो रिव्यूज लिखवा के, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि ये तो साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन करती है, इसलिए उसी उद्देश्य से उन किताबों का भी रिव्यूज छपवाती है। जो ये एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में साहित्य अकादमी जो काम कर रही है वो सचमुच ही स्तुत्य है, और हम लोग चाहेंगे कि ये इसी तरह से संवाद का एक क्रम हर क्षेत्र से, हर एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का जो काम है ये करते रहे। बहुत ही सफलतापूर्वक आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही साहित्य अकादमी भविष्य में इन भारतीय भाषाओं को समृद्ध करते हुए राष्ट्रीय सरोकार को एक नया आयाम देती रहेगी, यही विश्वास है। नमस्कार।